दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है, क्योंकि अभी मार्केट गिरने के बाद में जब रिकवरी दिखाएगा तो कौन कौन सी कंपनीज में बड़े एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स कहाँ पे पॉजिटिवली जा सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा, सब कुछ हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। कुछ कंपनीज हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट अच्छे हैं, ट्रेंड बुलिश है और इन्वेस्टर्स का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में दोस्तों मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है जल्दी, उसको लेकर भी मार्केट अभी काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर चुका है। अब आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखिए सिचुएशन है पॉजिटिव। अब यूएस की मार्केट तो है ही पॉजिटिव काफ़ी टाइम से, बट इंडियन मार्केट की जो हालत है वो नेगेटिव है एफआईज के आउटफ्लो की वजह से। और उसके पीछे का कारण आपको बताइए, टैरिफ है और भी कुछ कारण है जिसमें कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन हाँ चलो, कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे भी आए हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, डाउ जोन्स में 325 पॉइंट्स की तेजी, 1% के आसपास का जंप है। नेस्डे को देख सकते हैं तो ये भी 21,692 अभी, लेकिन 21,800 पहुंच गया था ऑल टाइम हाई के आसपास। और फैंग की बात करें तो ये भी नीचे है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है या ऊपर से 2-5% नीचे, ये सब अपनी ऑल टाइम हाई पर है। अब देखिए कारण इसके पीछे का ये है कि पवेल हो सकता है रेट कट करे। जो इन्फ्लेशन का डेटा देखा वो अच्छा था, यूएस के स्टॉक्स भी ऊपर है रेट कट के एक्सपेक्टेशंस में। और कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, टेक कंपनीज के नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं हो गए आज, तभी इंडेक्स अभी नीचे है। बाकी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यूएस के स्टॉक्स अभी ऊपर है। और इंडिया से भी यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बैंक होते हैं, उनके ब्रोकर्स होते हैं, उनकी डीमेट होती है, बट उनमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, ब्रोकरेजेस काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक सेफ तरीका है या बहुत ही लो चार्जेस के साथ में तरीका है ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का। विजय केडिया एक बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने भी चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है ईटीएफ के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो उसके लिए एक फंड है फैंग, एम ए फैंग। नेस्टेक के लिए मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 100 है। ऐसे फंड्स होते हैं, एसएनपी का भी एक फंड है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा अभी गिरते हुए मार्केट के अंदर, या फिर जिस टाइम पिछली बार मार्केट गिरा था, अभी उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। साथ में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि अपनी जो आईटी कंपनीज हैं वो अभी के समय वर्स्ट परफॉर्म कर चुकी है 2025 में। ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाला सेक्टर है, डाउन है 20% अपनी हाई से। इंडेक्स यानी बेयर मार्केट में है टेक्निकली। और 7 कंपनीज के जो स्टॉक है ना वो 20 to 35% भी गिर चुके हैं अपने रिसेंट पीक से। ये डेटा हमने पहले ही देख लिया था कि एफ का मैक्सिमम जो पैसा निकल रहा है वो आईटी कंपनी से निकल रहा है। और मैक्सिमम जो शॉर्टिंग चल रही होगी ना वो भी आई थिंक आईटी कंपनीज में ही चल रही होगी। आईटी कंपनी में काफ़ी वीकनेस है और इंडिया की आईटी कंपनीज खराब कर रही है, लेकिन जो यूएस की टेक कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है आईटी में। अगर इंडियन आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं इन्वेस्टर, तो साथ में वो यूएस की जो टॉप टेक कंपनीज है, 10 जो टॉप 10 टेक कंपनीज हम जिसको बोल सकते हैं, जो फैंग के अंदर आती है, या फिर नेस्टेक 100 जिसमें 100 कंपनीज होती है, जो टेक वाली कंपनीज होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करके चलते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और बैलेंस हो जाए पोर्टफोलियो। ठीक है, अब देखिए आज की हम देखते हैं एफ का क्या परफॉर्मेंस हो चुका है, किस तरह की बाइंग सेलिंग आज एफ ने की है। तो तकरीबन तकरीबन 3,500 करोड़ का माल बेचा है आज के दिन भी। कल के दिन भी कुछ ऐसे ही माल बेचा था, 3,500 करोड़ के आसपास का। आज के दिन भी उतना ही माल बेचा है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मार्केट में तेजी कैसे हो गई। तो शॉर्ट का अलग सीन चल रहा है। ये सब आपको जो डेटा दिखता है वो कैश मार्केट का डेटा दिखता है, जिसमें ये होल्ड करते हैं। इंट्राडे भी होता है, साथ में शॉर्ट भी होता है, मार्केट शॉर्ट कवरिंग भी होती है, लॉन्ग मार्केट भी होता है। इन सब चीज़ों का डेटा आपको नहीं दिखेगा। वो डेटा कैसे पता कर सकते हैं, वो डेटा मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुका था कि 90% अभी के समय एफ शॉर्ट है। यानी एक स्टॉक के अंदर लॉन्ग का रखा है, बाय का रखा है, तो उसके अगेंस्ट में 5 स्टॉक्स को बेचा हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। तो 90% एफ अभी शॉर्ट में खेल रही है, मार्केट को नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रही है। और 10% जो भी स्टॉक्स हैं जो भी अच्छा कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एफ की होल्डिंग इंक्रीज कर रही है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छा है, उसमें एफ बाय कर रही है। बट मैक्सिमम जो मार्केट है ना वो एफ शॉर्ट कर चुका है। तो वो एक रीज़न है मार्केट के गिरने के पीछे का। अब दोस्तों नंबर्स पे आते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंग नंबर्स आज के दिन आए हैं। कुछ कंपनीज के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कंपनीज के नंबर्स बहुत ख़राब हैं। स्टार्ट करते हैं कैंपस के साथ में। देखिए यहाँ पे 371 करोड़ का रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड, और 15.77% के मार्जिन एक्सपेक्टेड है, और 34-35 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है।
तो 371 और 34 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 371 का प्रॉफिट तो है नहीं, 343 करोड़ का है, यानी एक्सपेक्टेशन इससे मिस की है। और मतलब सेल्स की बात करूँ, प्रॉफिट की बात करें तो 34 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 22 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आ चुका है। तो यानी एक्सपेक्टेशन दोनों फ्रंट पे इसने मिस की है। और प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिस हो चुका है, 13% के साथ में इसका मुनाफा गिर चुका है वाई बेसिस में। और प्रॉफिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन प्रॉफिट घटा है 13% के साथ में। तो नंबर्स इसके काफ़ी वीक देखने को मिल जाते हैं। अब रीज़न क्या है इसके पीछे का, क्या हुआ प्रॉफिट को एकदम से गिर कैसे गया? तो 15% का मार्जिन था, 14 का हो चुका है, यानी गिर चुका है। वाइनवा बेसिस में, क्यों के बेसिस में भी घट चुका है 14%। और एक्सपेक्टेशन थी 15.77% की, तो मार्जिन वीक है, साथ में सेल्स खराब है। और इसमें आप देख सकते हैं 14.24% का मार्जिन है। और इसके रिजल्ट कब आए, ये इंटरेस्टिंग है, 3:28 पर इसके रिजल्ट आए हैं। यानी मार्केट को रिएक्ट करने का मौका सिर्फ 2 मिनट का मिला था, 2-3 मिनट का मौका इसमें मार्केट को रिएक्शन देने का मिला। और जैसे नंबर्स देखे ना, मतलब उनके पास डेटा होता है, एफआईएसटीएस के पास में डेटा तैयार होता है कि ये प्रॉफिट होना चाहिए, ये सेल्स होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बाद में पढ़ते हैं कि अदर इनकम क्या है, सब कॉन कॉल कॉमेंट्री सब बाद में होती है। तो जैसे ही देखता है ना मार्केट ऐसे रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन से खराब, तो वैसे ही बिकवाली आती है। तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे ही रिजल्ट आते हैं लास्ट के 2 मिनट में बिकवाली हो जाती है और स्टॉक नीचे आता है। और अभी तक पूरी तरह से बेचा नहीं होगा क्योंकि मार्केट बंद हो गया था। देखते हैं कल कैसा रिएक्शन आता है। चांसेस बहुत हाई है कि ऐसे में लोग निकलने का सोचें या जो भी अपना नेगेटिवली रिएक्शन है उसको करने का सोचें। अब देखिए टेक्निकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक ने खराब परफॉर्म किया था काफ़ी टाइम से, और उसके पीछे का कारण क्या है, जीएसटी की वजह से जो लोकल प्लेयर है वो सस्ते में बेच पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन जो ये कंपनी वाले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो जीएसटी भरते हैं, उसकी वजह से इनको प्रोडक्ट महंगा बेचना पड़ रहा है। तो इनके प्रोडक्ट्स एक तो कम बिक रहे हैं और सस्ता करते हैं तो प्रॉफिट के मार्जिन खराब जाते हैं। 1-2 क्वार्टर कंपनी ने अच्छा किया, उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में खराब, फिर अच्छा, यही सब अभी हमको इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। मतलब 10 क्वार्टर के अंदर 2 क्वार्टर ठीक थे, बाकी 8 क्वार्टर के रिजल्ट खराब थे। तो टेक्निकली वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मार्केट ये देखेगा कि जब तक आप इस क्वार्टर को बीट नहीं करोगे, जो आपका अभी पिछले 10 क्वार्टर में सबसे बेस्ट क्वार्टर था, जब तक रिवर्सल नहीं मानेंगे टेक्निकल में, क्योंकि अब ये बार सेट हो चुका है कि यहाँ तक आपने परफॉर्म कर दिया, इतने अच्छे रिजल्ट आपने दिए हैं, अब इसके ऊपर अगर आप नहीं जाओगे तो कैसे ब्रेकआउट उसमें देखा जाएगा। तो ब्रेकआउट के लिए इन इस तरह को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी दोस्तों अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है नेगेटिव है, अपने हाई नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो नेगेटिविटी यहाँ पे बनी हुई है, देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी चांसेस है नेगेटिवली हम इसमें हो सकता है देख पाए। दीपक नाइट्राइट 2125 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 11-12% का या 11.5% का मार्जिन आना चाहिए और 150 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। 2125 और 150। अब इसमें दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में सबसे पहले हुआ क्या था, स्टॉक ओपन होता है, उसके बाद में किसी ने बड़ा माल बेच दिया, जैसे तो मतलब किसी को पता हो कि नंबर्स इसके कैसे आने वाले हैं। उसके बाद में एकदम से बाइंग होती है क्योंकि मार्केट वापस से उसको उसी प्राइस पे पहुंचाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, नंबर्स आते हैं इस कंपनी के, और इसके नंबर्स आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 45% के साथ में इसके प्रॉफिट टूट चुके हैं, साथ में रेवेन्यू मार्जिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दोनों गिरे हैं मतलब। और इसमें अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो 112 करोड़ का प्रॉफिट है और 1890 करोड़ की सेल्स है। तो एक्सपेक्टेशंस इसने कर दी है मिस, 112 और 1890। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं 112 नहीं है, 150 की एक्सपेक्टेशन थी, 1890 का सेल्स है, लेकिन 2125 की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की गई थी। तो इसकी वजह से दोस्तों नंबर्स इसके ख़राब है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके नंबर्स आए कब है, मतलब एकदम से जब स्टॉक गिरा क्या उस समय इसके नंबर्स आए थे क्या? ऐसा नहीं है, इसके नंबर्स बाद में आए हैं, लेकिन रिएक्शन इसमें पहले ही देखने को मिल गया। नंबर्स का टाइम आप देखोगे तो शाम को 6:40 के आसपास की यहाँ पे बात की गई है इसके नंबर्स आने की, और उससे पहले ही किसी ने बड़ा माल बेचा जिस जो ऑब्वियस इनसाइडर होगा। अब देखते हैं कल स्टॉक किस तरह का रिएक्शन देता है। बाकी मेजर सपोर्ट इसका यही है जो इसने काफ़ी टाइम पहले लिया था, उसके बाद में काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था, काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, बट कुछ मेजर ब्रेकआउट्स कंपनी नहीं दे पाई। अब देखिए यहाँ पे जो केमिकल कंपनीज है ना, उनकी सेक्टर की जो भी कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज अंडर परफॉर्म करी। जैसे कल पीए इंडस्ट्री के नंबर्स आए थे, अंडर परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी सारी कंपनीज और भी हैं। एसआरएफ चलो ठीक कर गया, बाकी मैक्सिमम कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे किसी ने अपने पोर्टफोलियो को बनाया, फाइनेंस, आईटी, कंजप्शन, ये 3 सेक्टर के अंदर कोर
सेक्टर मतलब पोर्टफोलियो का कोर इन 3 सेक्टर्स को बना दिया, जिसके अंदर निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, फंड्स के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कोर सेक्टर होते हैं। आईटी अभी खराब कर रहा है, लेकिन आईटी के अंदर चांसेस हैं कि आगे चल के आईटी अच्छा कर देगा, क्योंकि आईटी ने हमेशा पैसे बना के दिए, चाहे वो कितना भी टाइम लगा उसके अंदर, लेकिन पैसे बनते हैं। अगर आईटी कंपनीज नीचे होती तो वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है। फाइनेंस अभी अच्छा कर रहा है, कंजप्शन भी ठीक ठाक से करता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ में इंडस्ट्रियल भी ठीक है। केमिकल कंपनीज में दिक्कत है, तो केमिकल कंपनीज को रखते हैं बट कम वेटेज के साथ में रखते हैं। अब रीबैलेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वेटेज को कम ही रखे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम से अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि केमिकल कंपनी सब में अभी वीकनेस, अभी कुछ दिख नहीं रहा तेजी का, तो क्या हुआ है, स्टॉक के प्राइसेस नीचे हो गए, एलोकेशन आपका कम हुआ होगा, तो उस कम एलोकेशन को कम ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिरते गए तो उसको खरीदते गए। इन 3 सेगमेंट में, सेक्टर में वो फिर भी अगर कोई इन्वेस्टर करेगा तो उसको एंड में रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर केमिकल में, जिसमें वेटेज थोड़ा सा कम रखना है, स्टार्टिंग से इन्वेस्टर को पता है, उसमें अननेसेसरी बाइंग करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अब वेटेज कम हो गया, एलोकेशन कम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को स्विच करना होगा वो कर सकते हैं, बट अननेसेसरी विदाउट नंबर्स अच्छे आने के बिना अगर कुछ बाइंग करते इन्वेस्टर या कुछ ना कुछ करते पॉजिटिवली, तो अल्टीमेटली उनके हाथ में कुछ आएगा नहीं, पैसे ही टूटते हैं। सो देखते दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट पे मेंटेन रहता है या फिर नहीं। बाकी केमिकल में तो अभी प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। इसके भी नंबर्स आ चुके हैं, 337 करोड़ के प्रॉफिट इसमें आने चाहिए, और इसमें देखते हैं कि कैसे नंबर्स इसका आए। देखो सेल्स का तो मेंशन नहीं किया था, बट प्रॉफिट का यहाँ पे मेंशन कर दिया है फिगर, और इसमें आप नोट कर सकते हैं 337, तो ठीक है, 330 करोड़ के प्रॉफिट इसने दिए हैं। इन लाइन नंबर से सेल्स की बात नहीं थी, तो हम प्रॉफिट को ही देख सकते हैं, तो ठीक है, नंबर्स ओके है, नंबर्स इसमें है। और इसके रिजल्ट कब आए थे, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, यानी कल देखते हैं इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है। बाकी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ पे डबल बॉटम इसने लिया, उसके बाद में तेजी बनी, इसको बेस बना दे तो ये एक सपोर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी अच्छी है। वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं इसमें बातचीत करूँ तो ठीक है, कंपनी मोनोपोली है इसकी, और न्यूज़ आती है कभी कभी कि मोनोपोली इसकी जा सकती है, अडानी उसमें एंटर कर सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई भी सोर्सफुल न्यूज़ देखने को सुनने को नहीं मिली है। सो यहाँ पे स्टॉक है और इसके नंबर्स इन लाइन ही देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, और इसको अगर हम देखें तो 2070 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 18% का मार्जिन और 68 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो 2070 और 68 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आना चाहिए, तो प्रॉफिट तो अच्छे हैं। 68 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है इसका, 94 का है, और 2070 करोड़ की सेल्स नहीं है, 2261 करोड़ की सेल्स है। तो कंपनी ने बीट की एक्सपेक्टेशन अच्छे परसेंटेज के साथ में। अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूँ तो 62% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है 1 बेसिस में। और इसके रिजल्ट कब आए थे, इसके रिजल्ट शाम को 4 बजे के आसपास आए हैं, तो देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाकी मार्जिन को भी देखें ना, तो मार्जिन इसमें आए हैं कंपनी के 19.37% के। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन में भी देखते हैं 18.04% की एक्सपेक्टेशन थी, तो इसको हम क्लियर कट बोल सकते हैं इसने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। यहाँ पे कंपनी ने डबल बॉटम लिया और अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करके चलनी चाहिए आगे के लिए कि किसके नंबर्स अच्छे हैं, किसके नंबर्स खराब हैं, चाहे आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। क्योंकि अगर आप बाय साइड पे खेलते हो, लॉन्ग करके चीज़ों को खेलते हो, शॉर्ट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनीज, अच्छे रिजल्ट वाली कंपनीज ही इन्वेस्टर के, ट्रेडर के रडार पे होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। एक टाइम था जब स्टॉक काफ़ी स्लो बना हुआ था, क्योंकि इसकी जो नई ब्रांचेस थी उसको ओपन करने की परमिशन या रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगा दिए थे। अब उसके बाद में इसको परमिशन मिली, जैसे ही परमिशन मिली बहुत सारी ब्रांचेस ओपन की, बहुत अच्छी ग्रोथ इसने निकाल के दी। अब देखिए यहाँ पे सेल्स का अमाउंट मेंशन कर रखा है, जस्ट 3070 करोड़ का, प्रॉफिट के फिगर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता सकता हूँ जस्ट कि इसमें अभी कैसे रिजल्ट आए हैं। देखो 3000 समथिंग कुछ था, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन यहाँ पे 6450 करोड़ का फिगर है सेल्स में, 4% के साथ में बढ़ चुकी है, बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट, जहाँ पे बाकी एनबीएफसीज 20-22% की ग्रोथ दिखा रही है, यहाँ पे 70% के साथ में इसके नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। मतलब ऐसे नंबर्स आपको एनबीएफसीज में देखने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन ऐसा इसने परफॉर्म किया। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे कारण क्या है, कि अदर इनकम है क्या? नहीं दोस्तों, अदर इनकम कुछ नहीं है। 35 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर में भी इतनी थी, पिछले साल में 20 की थी। प्रॉफिट के मार्जिन, फाइनेंसिंग मार्जिन जिसको हम बोल सकते हैं, 41% के साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस में बढ़ चुके हैं और वाइनवा बेसिस में बढ़ चुके हैं। साथ में सेल्स अच्छी आई है और मार्जिन बढ़ा दिए, तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट इसमें देखने को मिले हैं। सो कल देखते हैं कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मेंशन कर रखा है कि कंपनी ने बीट कर दी है
एक्सपेक्टेशन अक्रॉस पैरामीटर, जो भी पैरामीटर होते हैं सब में अच्छा किया है। जैसे आप देख चुके हैं सेल्स अच्छी है, मार्जिन अच्छे है, प्रॉफिट अच्छे हैं। अब एनबीएफसी इसमें क्या देखते हैं, एसेट क्वालिटी देखते हैं, वो भी इंप्रूव हो चुकी है, एनपीए भी इसके कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी इसकी इंप्रूव हुई है, प्रोविजंस भी काफ़ी कम हुए हैं, तो नंबर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो हाई चांसेस है कि कल इन्वेस्टर्स यहाँ पे पॉजिटिवली देखें। और इसमें भी देखिए एस्टिमेट का डेटा मेंशन है, 16.95 बिलियन की एक्सपेक्टेशन थी, 20 की आ चुकी है इसमें। प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में भी आप बोल सकते हैं 57 बिलियन की सेल्स है, जो कि एक्सपेक्टेशन चलो यहाँ पे मेंशन नहीं करेगी, लेकिन प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। साथ में आप ऊपर नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी अप्रूव कर चुकी है 5 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इन मुथूट मनी, जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, टेक काइंड ऑफ इनका बिजनेस है उसके अंदर। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ इसमें मिली। यहाँ पे स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स कमा के नहीं दिए थे, और जैसा कि आपको पता ही था उस समय न्यूज़ बेसिस पर अपन डिस्कशन करते रहे कि यहाँ पे जो ब्रांच है, नई ब्रांच ओपन करने की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई ने जैसे अनुमति मिलती है यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, उसी सपोर्ट को स्टॉक लेता है, जो रेसिस्टेंस था मेंटेन करता है, उसके बाद से अच्छा खासा ट्रेंड इसमें देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं दोस्तों कि कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।